एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज कंप्लीट, मतलब कि उसका जितने टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। नाउ कम टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और ये चैप्टर कुछ ज्यादा बचा है नहीं। तो आज का टॉपिक हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब इसमें क्या है कि आपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में सीख लिया है, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एक ही फर्क है कि एंगुलर में आप एंगल के साथ बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, जबकि हॉरिजॉन्टल में आप एक हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो। तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी कोई भी नहीं होती इनिशियली। ठीक है, और ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओरिजिन से, ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रेजेक्टरी प्रूव करना, जैसे कि हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में प्रूव किया था। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल में प्रूव किया था, तो जो कॉन्सेप्ट हमने वहां लगाया था वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। दैट मीन्स कि जिस तरीके से ट्रेजेक्टरी प्रूव करने के लिए हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में पहले टाइम निकाला, अलोंग एक्सिस को हेल्प लेके, अलोंग एक्सिस के सारे कंपोनेंट्स को लेके हमने टाइम को कैलकुलेट किया, फिर उस टाइम को यूज किया अलोंग वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन निकाली, वाई के लिए एक इक्वेशन निकाली, और वो इक्वेशन हमारा पैराबोलिक इक्वेशन था, और जिसे हमने कह दिया था ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा, जस्ट इक्वेशन थोड़ा अलग आ जाएगी, पर प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम तो क्या है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल करोगे तो सबसे पहले काम हम क्या लेते थे, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस लेते थे। तो अलोंग एक्स एक्सिस में हमारे पास सारे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट होंगे, तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, क्योंकि u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, मैंने बताया था कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, एंगुलर या फिर हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही होती है। ठीक है, और टाइम तो हमें निकालना ही है, इक्वेशन क्या लग जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स 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 एंड एक्स। तो एस एक्स हमारे पास क्या है, एक्स, यू एक्स हमारे पास क्या है, यू, टी एक्स क्या है हमारे पास, टी, प्लस ए एक्स जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, तो टी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, एक्स अपॉन में यू। टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स अपॉन में यू, ये आ गया टाइम। फिर हम क्या लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, फिर हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस अगर आप लेते हो, तो वाई एक्सिस में वाई एक्सिस के कंपोनेंट लोगे, तो वाई एक्सिस में वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली बॉडी को फेंका है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दैट मींस यू जीरो। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जी। और टाइम आपने निकाला है एक्स अपॉन में यू, टाइम क्या निकाला है, एक्स अपॉन में यू। देखिए फिर इक्वेशन अप्लाई करिए, इक्वेशन अप्लाई करते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वाई यू वाई टी वाई ए वाई टी वाई। ठीक है, तो एस क्या है हमारे पास, एस है हमारे पास वाई, यू वाई क्या है, दैट इज जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर, है ना, टू यू स्क्वायर। अब देखो जी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर, जहां पे के जो है वो किसके बराबर हो गया, जी अपॉन में टू यू स्क्वायर के, जो कि क्या है, कांस्टेंट। Hence, it is a parabolic equation. It is a parabolic equation. Hence, it's follow the parabolic path. It's follow the parabolic
पाथ। क्लियर? सेम वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है। एक्स एक्सिस के अलोंग सारे वर्क कंपोनेंट्स हमने ले लिए और इक्वेशन में अप्लाई करके टाइम निकाल लिया है, और इस टाइम को फिर हम वाई एक्सिस में यूज करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग सारे कंपोनेंट हमने ले लिए हैं, फिर उसको हमने इक्वेशन में अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद वाई के लिए इक्वेशन निकाल ली, जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है, जिसका मतलब वो पैराबोलिक पाथ प्रूव करता है। हेंस ये ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव हो गया। आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशंस आएंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट तो एंगुलर में सीख चुके हो, बट इसके जो इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इजी है। तो ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर एंगुलर प्रोजेक्टाइल से आते हैं, हॉरिजॉन्टल से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बट फिर भी आप इसको लर्न करोगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज इसको नोट करिए जल्दी से, हो जाए तो डन कह देना। डन। वंशिका डन। वंशिका नो रिप्लाई। ओके ठीक है, तो ये था हमारा केस। अब जैसे कि आपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या क्या निकाला था? रेंज निकाला था, हाइट निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, वेलोसिटी निकाला। तो वही सेम चीजें यहाँ पे भी निकालनी, पर यहाँ पे कुछ चीजें नहीं निकलेंगी। जैसे कि आप जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमेशा एक हाइट पे जाके प्रोजेक्ट किया जाता है ना, एक हाइट पे जाके प्रोजेक्ट होता है। इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी एक हाइट होती है। तो मतलब हाइट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमेशा एक हाइट पे जाके बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके पास हमेशा एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। हमें कैलकुलेट करना है रेंज, कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी। ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, हवा में जितनी देर तक रहेगा, बॉडी जितनी देर तक एयर में रहेगी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन आप नोट्स में से देख सकते हैं। तो सेकंड है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली हवा में रहने का टाइम है, मतलब कि बॉडी ऊपर से नीचे आने का टाइम है। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब आप वर्टिकली बात कर रहे हो ना, वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हो। तो वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो सारे कंपोनेंट्स हम कौन से लेंगे? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस में आप देखिए, हमारे पास वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट यानी एच। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज जी। और वाई एक्सिस में जो हमें टाइम निकालना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी वाई 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 एंड वाई। तो एस वाई हमारे पास क्या है? एच। यू वाई हमारे पास जीरो प्लस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2h बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 2h बाय जी। ठीक है। जस्ट वाई एक्सिस के हमने सारे कंपोनेंट लिए और इक्वेशन में अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हमें क्या निकालना था? उसके बाद हमें निकालना है रेंज।
तो रेंज में देखिए क्या होता है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस वाली सारी वैल्यूज लेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस में एस एक्स क्या है हमारे पास आर, यू एक्स क्या है यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, ए एक्स क्या है हमारे पास 0, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कितना टाइम लिया उसने, वो कितना लिया अंडर रूट 2h/g, ये टाइम लिया है ना, अंडर रूट अंडर रूट 2h/g। अब अगर इक्वेशन अप्लाई करते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x x x x एंड x, तो एस एक्स क्या है हमारे पास r रेंज, यू एक्स क्या है हमारे पास u, टी एक्स क्या है हमारे पास अंडर रूट 2h/g, और प्लस में ए एक्स 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया u अंडर रूट 2h/g, ये आ गई रेंज। ठीक है, ये क्या आ गया रेंज आ गया। इजी है, इजीली हो गया। आप देख रहे होगे कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल के कंपेयर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशंस हैं फॉर्मूलेज हैं वो इजी है ना, क्योंकि एंगल का कोई रोल नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा का कोई हिसाब नहीं है, ये इजी हो गया। नेक्स्ट थर्ड इसमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्लियरली दिख रहा है ना बोर्ड, मतलब ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, मैं स्मॉल साइज में तो नहीं लिख रहा, अदिति दिख रहा है आपको? ओके, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो यानी कि जैसे कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, तो उसी तरीके से अगर जैसे टी टाइम बाद वेलोसिटी करोगे तो वो टेंजेंट होता है ना, v टेंजेंट होता है, और हमने बताया था कि अगर वेक्टर v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंट है दैट मीन्स उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। तो हर पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस पे वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब आप x और y को निकालो और उसका रिजल्टेंट निकाल दो तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए पहले हम किसके अलोंग निकालेंगे, अलोंग x एक्सिस, किसके अलोंग निकालेंगे x एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या क्या है, देखो x एक्सिस में हमारे पास ux है, दैट इज u, x एक्सिस में ux है u, और vx तो हमें निकालना ही है, यानी कि फाइनल vx हमें निकालना ही है। ax क्या है, ax हमारा 0 है, ax हमारा 0 है क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है 0, और टाइम तो t है, ये t लेना है। इक्वेशन अगर अप्लाई करें, इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी एक्स कैलकुलेट करना है, यू एक्स किसके बराबर है यू के, प्लस ए एक्स किसके बराबर है 0 के, तो वी एक्स क्या आ गया हमारा u, वी एक्स क्या आ गया हमारा u। फिर देखिए Vx हमारा निकल चुका है ना, अब देखिए फिर निकालेंगे अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस निकालोगे तो u y यानी y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियली y एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, vy तो हमें कैलकुलेट करना ही है, ए वाई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो किसके बराबर होगा g के, और टी वाई तो हमारा t होगा। इक्वेशन लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन से एक्सिस y एक्सिस है ना, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या है 0, प्लस ए वाई क्या है g, और टी वाई क्या है t, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया जी टी, है ना। अब आपको वी एक्स मिल चुका है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल चुका है, वी वाई मिल चुका है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट मिल चुका है। अब इसका हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट, क्योंकि v जो है वो इन दोनों का क्या है रिजल्टेंट है। तो अगर तो वेलोसिटी निकालोगे एट इंस्टेंट, वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, क्योंकि 90 है दोनों के बीच का एंगल, अगर एंगल 90 है तो मैंने बताया था कि लास्ट में cos थीटा होता है और cos 90 0 होता है, तो लास्ट वाला टर्म तो हट जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो फॉर्मूला लगाया तो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर यानी कि u का स्क्वायर अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर यानी कि जी टी का स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट।
v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर बीच में प्लस। ये थे जो हमें निकालना था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर। इसके ऊपर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पीछे जो निकाला वो ट्रेजेक्टरी प्रूव करने के लिए आ सकता है, सेम जैसे एंगुलर में किया था। यहाँ पे एक चीज नहीं निकाली हमने, बस हाइट, क्योंकि हाइट जो है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होती है। तो यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए। आप लोगों ने टेस्ट दिया, कैसा गया टेस्ट ये बताइए पहले। कोई डाउट टेस्ट से लेके, कोई डाउट? कैलकुलस मैंने कराया है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, कैलकुलस मैंने लास्ट में कराया था ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रकृति कैसा गया टेस्ट आपका? टेस्ट अच्छा था। हाँ तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। अभी हैवी मैंने दिया नहीं था ना, क्योंकि हैवी की अभी प्रैक्टिस की नहीं है। मैंने वही क्वेश्चन डाले जो प्रैक्टिस करवाए थे मोस्टली, अलग से भी डाले होंगे कुछ एक दो, ठीक है। और हाँ, अलग से जो डले होंगे वो नोट्स में से डले होंगे। देखो सेम सी बात है, क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एक जो मैं बनाऊंगा, एक तो या तो एनसीईआरटी होगी या जो मैंने पढ़ाया होगा, दूसरा नोट्स होंगे, तीसरा असाइनमेंट होगा। यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर बनेंगे तो। तब आज आपको यही, आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है, कहीं और भागने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल में ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत इजी है। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। ये कर लो तो बता देना, डन जब हो जाए देन हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। और इस चैप्टर में कुछ ज्यादा अभी बचा नहीं है, एक क्लास और बची होगी, अगर देखते हैं आज ही खत्म हो गया क्या पता। हाँ ऑब्वियसली निकालूंगा। अभी तो सेकेंड और थर्ड चैप्टर का होगा, अभी दोबारा कंबाइंड होगा सेकेंड और थर्ड चैप्टर का। इसी वीक नेक्स्ट संडे होगा, मतलब ये जो कमिंग संडे है। देखो सेकंड चैप्टर का टेस्ट आप दे चुके हो, थर्ड चैप्टर का आप टेस्ट दे चुके हो, अब एक कंबाइंड टेस्ट दे दो। फिर उसके नेक्स्ट नेक्स्ट संडे में चैप्टर 4 जब तक खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, तो नेक्स्ट संडे में चैप्टर 4 का टेस्ट ले लेंगे। अदिति आप भी पढ़ना शुरू करें और टेस्ट देना शुरू करें, ठीक है। सुन रहे हो अदिति? यस सर, मैंने बोला था यस। अच्छा तो चैप्टर 2 की जो वीडियो भेजी थी वो आपने देखी? देख रहे हो सर, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ टाइम ज्यादा, थोड़ा सा निकालो टाइम बिजी शेड्यूल में से अपने, ठीक है। हाँ वो क्वेश्चन मैं देख रहा था, वो क्वेश्चन में ना मेरे को कुछ कमी सी लग रही है। अब वो क्या कमी है मेरे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा। हम्म
तो सबको बोल दो यहाँ क्लास ले लें, मगर सबको बोल दो यहीं क्लास ले लें। कोई बात नहीं, देखो स्कूल के टीचर क्या है ना, स्कूल के टीचर ज्यादातर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं सिखाते हैं जल्दी, वो सीधा बताएंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो आपके नोट्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी दे रखे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही आपके पास, जस्ट वहां पे जाना है और देखना है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन में ना मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लग रही है, या तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बताए या फिर फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बताए, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मेरे को कमी लग रही है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो उसमें कुछ तो कमी लग रही है। तो एक बार मेरे को भेजना, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, हो गया ये सबका। Yes, sir. रंशिका रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हो गया रंशिका? अच्छा नेटवर्क इशू होगा, मैं भी चैट पे रिप्लाई कर दो रंशिका, अगर वैसे रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरे पास तो ठीक है। तो ये आपने कर लिया, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव, ठीक है, यानी कि 490 मीटर ऊपर है, खड़ा है का एक कोई भी, ठीक है, हाइकर मतलब हाइकर खड़ा है। तो हाइकर खड़ा है एक स्टैंड पे जो कि 490 मीटर ऊपर है, दैट मीन्स मान लो कि ये हो गया 490 मीटर, ठीक है। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, यानी हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को फेंकता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, एंड neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground, यानी कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो निकालना है, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो अभी क्या पढ़ा था आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा है √2h/g, यही पढ़ा है। तो √2 इंटू एच कितना है, 490 मीटर, अपॉन में जी कितना होता है, 9.8, ठीक है। सिंपल सी बात है, पॉइंट हटाओगे 4.9 जाएगा और 4 माइनस 10 जाएगा तो 100, ये पॉइंट गया 100, ये गया 49, 49 से 1 गया, यानी क्या आ गया, √100, 100 मतलब कितना हो गया, 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 10 10 सेकेंड। एक मिनट, गूगल मीट टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट उसने बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए कि इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा आपने, √u² प्लस g² t², या यूं लिख लो gt का स्क्वायर, है ना। तो सिंपल सी बात है, u² कितना हो गया 15 का स्क्वायर, प्लस g कितना है 9.8, t कितना निकला है 10 सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी कि √15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ 99.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 99.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको करना है, इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बाकी ड्राइव करने के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन एक मेरे को आप ये करके दिखाएंगे, दैट इज ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, ठीक है, एक बॉम्ब है जो एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया है। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी कि एक टारगेट है
और जो प्लेन है वो एकदम इसके टारगेट के जस्ट अबव है, कितना 100,000 मीटर अबव है। और जैसे ही टारगेट के जस्ट ऊपर होता है तब वो बॉम्ब को रिलीज करता है। तो बॉम्ब को रिलीज करेगा तो वो टारगेट पे तो डायरेक्ट गिरेगा नहीं, वो क्योंकि एरोप्लेन मूव कर रहा है तो वो बॉम्ब कैसे गिरेगा, ऐसे जाके गिरेगा, है ना, इस तरीके से गिरेगा। तो इस तरीके से अगर गिरता है तो द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। एरोप्लेन जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। कितना डिस्टेंस से बॉम्ब जो है वो टारगेट को मिस कर देगा, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या आ गया, रेंज, यानी कि आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। ये आप मेरे को करके दिखाएं जल्दी से। आपके पास हाइट गिवन है यानी h दैट इज 1000 मीटर, देन आपको गिवन है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और रेंज कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट, फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ही लेना पड़ेगा। देखिए इधर बहुत टाइम लगा रहे हो, रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h/g। u 500 किलोमीटर पर आवर है, हाइट मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कितना, 1250 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1250 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। बस फिर रेंज निकाल दीजिए, रेंज कितना हो गया, 1250 अपॉन में 9 अंडर रूट 2 इंटू 1000 अपॉन में जी यानी 9.8, ठीक है। तो अब देख लो, पॉइंट हटाओगे तो ये गया एक जीरो और ये गया कितना 49, तो कितना हो गया 1250 अपॉन में 9, कितने जीरो हैं, 4, तो दो बाहर आ गए यानी 100, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो ये हो गया रेंज। इसको आप सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो आपका आंसर आना चाहिए 1984.13 मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेंज है ना, मीटर आएगा 1984.13 मीटर। क्लियर? Yes, sir. Yes. प्रकृति? Yes, sir. Clear. ओके, तो ये था क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बॉडी अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसका मतलब है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि वो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब वहां पे वो मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव किए जा रही है, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। और ये सेंटर हो गया। तो जब कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि क्लॉक जो होती है, घड़ी होती है, घड़ी की सुई एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहती है, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, इसे हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद बात आती है इसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज क्या है कि अगर देखें हर पॉइंट पे मैं अगर स्पीड की बात करूं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, अब आगे बात कर रहे हैं। हर पॉइंट पे अगर मान लो ये व्हील अगर घूम रहा है तो हर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी कि
जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ तो इस समय ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है ना। यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सेलरेशन अगर मैं कहूँ कांस्टेंट स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंज नहीं है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं है। बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, कोई भी सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब बोलोगे सर आप कैसे? देखो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी इट कैन बी आइदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी कैन बी चेंज आइदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड को आप चेंज मत करो पर उसी मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन चेंज हो गई, देन दैट वेलोसिटी इज चेंज। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ। तो अगर मैग्नीट्यूड की वजह से अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तब हम उसे लिनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, जो अभी अभी चैप्टर 3 में आपने पढ़ा एक्सेलरेशन। और अगर डायरेक्शन की वजह से होता है तब उसे लिनियर एक्सेलरेशन ना कह के हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, एसी से डिनोट करते हैं। कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, हमेशा किधर एक्ट करता है? सेंटर की तरफ करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के बाद चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसलिए वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। इतनी बात क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम्म, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पे दो चीजें अभी तक आपने पढ़ा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए अभी तक ये चीज मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। मान लो कि अगर पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट टी टाइम पे यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वो उसकी वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई क्यू पे। ठीक है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होगा, पी से क्यू जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एस। बट ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा, क्योंकि थीटा में चेंज आ गया ना, एंगल में चेंज आ गया। तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर में मूव करती है तो कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मतलब कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, एंगुलर जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उस सेंस में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये देखिए। पहला टर्म है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड है वेलोसिटी एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो इसमें आप पहले जो अभी तक पढ़ लिए हैं वो है लीनियर, और अब जो नया पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंगुलर। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करते थे एस से, है ना। लीनियर में आप डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे, एस से। वहीं पे एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट को जो आप शो करोगे वो कैसे शो करोगे, एंगल थीटा से। किससे शो करोगे, एंगल थीटा से। ये आपने अभी देखा डायग्राम में, है ना। तो एंगल थीटा से इसको शो करेंगे, दैट इज थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, वेलोसिटी को आप डिनोट करते थे यू या वी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। एंगुलर में आप डिनोट करोगे ओमेगा नॉट या ओमेगा। ओमेगा है ये ध्यान रखना, डब्लू नहीं है, ये ए है ये। ठीक है, ओमेगा बीच में गैप देख रहे हो, डब्लू ये होता है। ठीक है, ये ओमेगा है,
इसको ओमेगा सिंबल कहते हैं। तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा, ओमेगा नॉट हो गया फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा हो गया फॉर फाइनल वेलोसिटी। देन आता है एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते थे, एंगुलर में डिनोट करेंगे अल्फा, एंगुलर में डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक है। लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर वेलोसिटी, लिनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंबल क्लियर है। इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं। अब देखिए, आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं हो या आगे पढ़ेंगे, कि जैसे अगर ये सर्कल है, ओमेगा का सिंबल आप समझ गए, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये सर्कल है और सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये एंगल थीटा बनेगा और ये इसका लाइन सेगमेंट होगा जिसको एल कहते थे और ये आर होता था। तो लाइन सेगमेंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है. हाँ हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो उसी सेंस में अगर ये देख लो, ये हो गया एस और ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो एस इज इक्वल टू क्या बन गया? आर थीटा, है ना। एस इज इक्वल टू क्या बन गया? आर थीटा। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन है कि लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको कुछ नहीं, लीनियर और एंगुलर लिखना है और आर से मल्टीप्लाई कर देना है बस। सब में आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका रिलेशन बन गया। एज इट इज मैंने लिखा है, ठीक है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये लिनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला आपने कुछ पढ़े हुए हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, पढ़ा है। v इज इक्वल टू dx बाई dt कौन सा होता है? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को अगर हम एंगुलर के फॉर्म में लिखना चाहें तो v क्या होगा हमारा? ओमेगा dx, x क्या होता था? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहे हो? थीटा से, तो d थीटा अपॉन में dt, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या देखे हो? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था? dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? a की जगह पे क्या यूज कर लोगे? अल्फा, v की जगह पे ओमेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताइए। Clear है, sir. अदिति, अदिति कह रहा हूँ, प्रकृति, Clear, sir. क्लियर है? तो यही है, इस एंगुलर और सर्कुलर में, लिनियर में ये फर्क होता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आप समझ गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ गए कि कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। But due to change in, as there is no change in magnitude or in the speed or velocity, but there is change in x direction of the velocity, that's why there is a presence of centripetal acceleration. इसको आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, centripetal of acceleration. Then there is a concept of linear and angular. Linear displacement, velocity and acceleration, angular displacement, velocity and acceleration. सिंबल आपका क्लियर होना चाहिए, सिंबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंबल का इशू आप ध्यान रखेंगे। और मैंने बता दिया है, जस्ट एस को थीटा याद रखो, यू वी को ओमेगा नॉट ओमेगा याद रखो, ए को अल्फा याद रखो। इसी के बेस पे जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं जस्ट उसमें सिंबल चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, ध्यान रखना, डिग्री में नहीं होता, ये रेडियन में होता है। आप रेडियन बोलोगे सर, रेडियन पाई, पाई में, पाई के फॉर्म में, जैसे कि एंगल आप पढ़ते हो ना 3π/4, 2π/3, पाई के फॉर्म में जब एंगल होता है तो उसको हम रेडियन में बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एंगुलर वो पाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इनको नोट कर लीजिए। Done, sir. डन, सभी का डन हो गया? प्रकृति डन? Yes, sir. ओके। Done, तो sir. तो ये आज के लिए इतना ही है। अब इसमें एक टॉपिक बचा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसकी एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।
देन चैप्टर फिनिश, यानी नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब आज की क्लास से कोई डाउट है आपको तो पूछिए। नो सर, बाकी मैंने जो आपको क्वेश्चन कहा था मैं उसकी पिक आपको भेज दूंगी, आप एक बार देख के मुझे बता देना। ठीक है, ओके। अदिति? और आप इस संडे टेस्ट रख रहे हो फिर? हाँ, संडे टेस्ट रख रहा हूँ मैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर का। ओके सर। प्रकृति? प्रकृति? यस सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू। बाय। बाय। टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट उसने बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए कि इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा आपने? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, या यूं लिख लो जी टी का स्क्वायर, है ना। तो सिंपल सी बात है, यू स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर, प्लस जी कितना है 9.8, टी कितना निकला है 10 सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ 99.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 99.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको करना है। इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बाकी ड्राइव करने के भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन एक मेरे को आप ये करके दिखाएंगे, दैट इज ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। ठीक है, एक बॉम्ब है जो एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया है। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट हाइट ऑफ 100 मीटर। यानी कि एक टारगेट है और जो प्लेन है वो एकदम इसके टारगेट के जस्ट अबव है, कितना 1000 मीटर अबव है। और जैसे ही टारगेट के जस्ट ऊपर होता है तब वो बॉम्ब को रिलीज करता है। तो बॉम्ब को रिलीज करेगा तो वो टारगेट पे तो डायरेक्ट गिरेगा नहीं, वो क्योंकि एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो वो बॉम्ब कैसे गिरेगा? ऐसे जाके गिरेगा, है ना, इस तरीके से गिरेगा। तो इस तरीके से अगर गिरता है तो द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। एरोप्लेन जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट? कितना डिस्टेंस से बॉम्ब जो है वो टारगेट को मिस कर देगा? इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या आ गया? रेंज। यानी कि आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। ये आप मेरे को करके दिखाएं जल्दी से। आपके पास हाइट गिवन है यानी h, दैट इज 1000 मीटर। देन आपको गिवन है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रेंज कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट, फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ही लेना पड़ेगा। देखिए इधर, बहुत टाइम लगा रहे हो। रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h बाई जी। u 500 किलोमीटर पर आवर है, हाइट मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कितना? 1250 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1250 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। बस फिर रेंज निकाल दीजिए। रेंज कितना हो गया? 1250 अपॉन में 9 अंडर रूट 2 इंटू 1000 अपॉन में जी यानी 9.8। ठीक है, तो अब देख लो, पॉइंट हटाओगे तो ये गया एक जीरो और ये गया कितना 49। तो कितना हो गया 1250 अपॉन में 9, कितने जीरो हैं? 4, तो 2 बाहर आ गए यानी 100। 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7। तो ये हो गया रेंज। इसको आप सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आपका आंसर आना चाहिए
1984.13 मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेंज है ना, मीटर आएगा 1984.13 मीटर। क्लियर? यस सर। यस प्रकृति? यस सर क्लियर। ओके, तो ये था क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बॉडी अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसका मतलब है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि वो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब वहां पे वो मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म होगा, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव किए जा रही है, मतलब कि इस तरीके से। ठीक है, और ये सेंटर हो गया। तो जब कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि क्लॉक जो होती है, घड़ी होती है, घड़ी की सुई एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? इसे हम कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद बात आती है इसमें थोड़ा सा चेंज। थोड़ा सा चेंज क्या है कि अगर देखें हर पॉइंट पे मैं अगर स्पीड की बात करूं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं, हर पॉइंट पे अगर मान लो ये व्हील अगर घूम रहा है तो हर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी कि जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो इस समय ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है ना? यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सेलरेशन अगर मैं कहूँ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं है। बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। कोई भी सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। अब बोलोगे सर आप कैसे? देखो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी इट कैन बी आइदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी कैन बी चेंज आइदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड को आप चेंज मत करो पर उसी मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन चेंज हो गई, देन दैट वेलोसिटी इज चेंज। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ। तो अगर मैग्नीट्यूड की वजह से अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तब हम उसे लिनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, जो अभी अभी चैप्टर 3 में आपने पढ़ा एक्सेलरेशन। और अगर डायरेक्शन की वजह से होता है तब उसे लिनियर एक्सेलरेशन ना कह के हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, एसी से डिनोट करते हैं। कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, हमेशा किधर एक्ट करता है? सेंटर की तरफ करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के बाद चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसलिए वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। इतनी बात क्लियर? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है?
अब सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पे दो चीजें, अभी तक आपने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए, अभी तक ये चीज मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए। मान लो कि अगर पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट टी टाइम पे यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई क्यू पे, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होगा, पी से क्यू जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एस। बट ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा, क्योंकि थीटा में चेंज आ गया ना, एंगल में चेंज आ गया, तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर में मूव करती है तो कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मतलब कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, एंगुलर जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उस सेंस में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये देखिए। पहला टर्म है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है वेलोसिटी एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें आप पहले जो अभी तक पढ़ लिए हैं वो है लीनियर, और अब जो नया पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंगुलर। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करते थे एस से, है ना, लीनियर में आप डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे, एस से। वहीं पे एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट को जो आप शो करोगे वो कैसे शो करोगे, एंगल थीटा से। किससे शो करोगे, एंगल थीटा से, ये आपने अभी देखा डायग्राम में, है ना। तो एंगल थीटा से इसको शो करेंगे, दैट इज थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। वेलोसिटी को आप डिनोट करते थे यू या वी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। एंगुलर में आप डिनोट करोगे ओमेगा नॉट या ओमेगा, ओमेगा है ये ध्यान रखना, डब्लू नहीं है, ये ए है, ये, ठीक है। ओमेगा बीच में गैप देख रहे हो, डब्लू ये होता है, ठीक है। ये ओमेगा है, इसको ओमेगा सिंबल कहते हैं, तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा, ओमेगा नॉट हो गया फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा हो गया फॉर फाइनल वेलोसिटी। देन आता है एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते थे, एंगुलर में डिनोट करेंगे अल्फा, एंगुलर में डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक है। लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर वेलोसिटी, लिनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंबल क्लियर है। इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं। अब देखिए, आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं हो या आगे पढ़ेंगे, कि जैसे अगर ये सर्कल है, ओमेगा का सिंबल आप समझ गए, इसको मैं रफ कर दूं, ये सर्कल है और सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये एंगल थीटा बनेगा और ये इसका लाइन सेगमेंट होगा जिसको एल कहते थे और ये आर होता था। तो लाइन सेगमेंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यस सर, पढ़ा है। हाँ हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो उसी सेंस में अगर ये देख लो, ये हो गया एस और ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो एस इज इक्वल टू क्या बन गया, आर थीटा, है ना। एस इज इक्वल टू क्या बन गया, आर थीटा। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन है कि लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको कुछ नहीं, लीनियर और एंगुलर लिखना है और आर से मल्टीप्लाई कर देना है बस, सब में आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका रिलेशन बन गया, एज इट इज मैंने लिखा है, ठीक है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये लिनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला आपने कुछ पढ़े हुए हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, पढ़ा है, v इज इक्वल टू dx बाई dt कौन सा होता है, यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को अगर हम एंगुलर के फॉर्म में लिखना चाहें तो v क्या होगा हमारा, ओमेगा, dx, x क्या होता था, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहे हो, थीटा से, तो d थीटा अपॉन में dt, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या देखे हो, एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था, dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, a की जगह पे क्या यूज कर लोगे, अल्फा, v की जगह पे ओमेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताइए। क्लियर है सर। अदिति, अदिति कह रहा हूँ, प्रकृति, क्लियर सर। क्लियर है। तो यही है कि एंगुलर और सर्कुलर में, लिनियर में ये फर्क होता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आप समझ गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ गए कि कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। But due to change in, as there is no change in magnitude or in the speed or velocity, but there is change in x direction of the velocity, that's why there is a presence of centripetal acceleration। इसको आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, centripetal of acceleration। Then there is a concept of linear and angular, linear displacement velocity and acceleration, angular displacement velocity and acceleration। सिंबल आपका क्लियर होना चाहिए, सिंबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंबल का इशू आप ध्यान रखेंगे। और मैंने बता दिया है, जस्ट एस को थीटा याद रखो, यू वी को ओमेगा नॉट ओमेगा याद रखो, ए को अल्फा याद रखो। इसी के बेस पे जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं जस्ट उसमें सिंबल चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, ध्यान रखना, डिग्री में नहीं होता, ये रेडियन में होता है। आप रेडियन बोलोगे सर, रेडियन पाई, पाई में, पाई के फॉर्म में, जैसे कि एंगल आप पढ़ते हो ना 3π/4, 2π/3, पाई के फॉर्म में जब एंगल होता है तो उसको हम रेडियन में बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एंगुलर वो पाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इनको नोट कर लीजिए। डन सर। डन, सभी का डन हो गया, प्रकृति डन, सर ओके डन तो सर। तो ये आज के लिए इतना ही है। अब इसमें एक टॉपिक बचा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसकी एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 10 चैप्टर फिनिश, यानी नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब आज की क्लास से कोई डाउट है आपको तो पूछिए। नो सर, बाकी मैंने जो आपको क्वेश्चन कहा था मैं उसकी पिक आपको भेज दूंगी, आप एक बार देख के मुझे बता देना। ठीक है, ओके। अदिति, और आप इस संडे टेस्ट रख रहे हो फिर? हाँ संडे टेस्ट रख रहा हूँ मैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर का। ओके सर। प्रकृति, प्रकृति, यस सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू, बाय। बाय।